हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आई वेलकम टू ऑल। और आज हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करते हैं बेटा, सरफेस केमिस्ट्री। बहुत आसान यूनिट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टेप बाय स्टेप से हम सारे कंसेप्ट इसमें सीखेंगे। अब देखो सरफेस केमिस्ट्री क्या है। सरफेस क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की जो ऊपर वाली सतह होती है उसको सरफेस बोला जाता है। तो व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की ही ब्रांच है ये। कहेंगे कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम क्या सीखेंगे, ऐसे सारे फिनोमिना जो सरफेस या इंटरफेस के ऊपर होते हैं उसको सरफेस केमिस्ट्री बोलेंगे। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the study of phenomena occurring on the surface और इंटरफेस। ऐसे सारे फिनोमिना जो सरफेस के ऊपर होते हैं ये इंटरफेस के ऊपर होते हैं उसको हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिना। ऐसे सारे फिनोमिना जो सरफेस या इंटरफेस के ऊपर होते हैं उसको हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। देखो इंटरफेस क्या होता है, ये टर्म आपको परेशान कर सकती है। इंटरफेस होता है कि कोई भी जो दो बल्क फेज है ना उनके बीच की सरफेस की बात कर रहे हैं, यानी कि सरफेस बिटवीन टू बल्क फेज। दो बल्क फेज के बीच की जो सरफेस है ना उसको इंटरफेस कह रहा है। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये कोई सॉलिड है, ये कोई सॉलिड है, ये कोई दूसरा सॉलिड है, और इनके बीच की जो ये सरफेस जहाँ पे कांटेक्ट में है ये किसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस। ये ऐसा भी हो सकता है कि एक लिक्विड ये है, एक आपके पास दूसरा लिक्विड ये है, और ये जो इन दोनों के बीच में बाउंड्री इनको सेपरेट करती है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। यह ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि ये सॉलिड है और ये आपके पास लिक्विड है, तो ये जो बाउंड्री इनको सेपरेट कर रही है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे, इंटरफेस। तो ऐसी बाउंड्री जो दो बल्क फेज को सेपरेट करती है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना, अगर नोट में बता रहा हूं कि दो गैसेज हैं, दो गैसेज के बीच में कोई इंटरफेस नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि दो गैसेज आपके पास हैं, दो से ज्यादा है, गैसेज के बीच में कोई इंटरफेस नहीं होता क्योंकि गैसेज आपस में कंप्लीटली मिसिबल होती हैं। तो मैं कहूंगा कि देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन गैसेज बिकॉज gases are completely miscible। गैसेस के बीच में कोई इंटरफेस नहीं होता। रीजन क्या है, बिकॉज गैसेस क्या है, पूरी तरह से मिसिबल होती हैं गैसेस। आगे बढ़ाते हैं इसी को हम। सरफेस केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे बेटा, ऐसे सारे फिनोमिना जो कहाँ होते हैं, सरफेस के ऊपर होते हैं। All the phenomena occurring on the surface is known as surface chemistry। अब देखो जो फिनोमिना सरफेस के ऊपर होते हैं वो फिनोमिना ही हमने डिस्कस करने इसमें। फिनोमिना occurring on surface, सरफेस या इंटरफेस के ऊपर जो फिनोमिना होते हैं वही तो हम सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। जैसे देखो क्या होता है कि वह डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन भी आप पहले पढ़ के आए हो। एंड व्हाट इज डिसोल्यूशन,
जब किसी सॉलिड को आप लिक्विड में डिजोल्व करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होती है। किसी सोल्यूबल सॉलिड को लिक्विड में से जब आप उसके क्रिस्टल बनाते हो, ये भी एक सरफेस फिनोमिना है। हेट्रोजीनस कैटालाइसिस है, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हेट्रोजीनस कैटालाइसिस ये भी एक फिनोमिना है जो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोड प्रोसेस आप पढ़ के आए हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोड प्रोसेस, कोरोजन है, कोलोइड्स है, ये कुछ फिनोमिना हैं जो कि सरफेस के ऊपर होते हैं, इंटरफेस के ऊपर होते हैं। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि वो सारे फिनोमिना जो सरफेस के ऊपर होते हैं वो सरफेस केमिस्ट्री में पढ़े जाएंगे और उनको ही हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अच्छा, इसमें एक मेन फिनोमिना एक और बता देता हूँ, कोरोजन है, जैसे एक एडजॉर्प्शन है, और कोलोइड्स हम पढ़ेंगे क्योंकि ये पढ़ने वाले हैं। ऐसे फिनोमिना जो सरफेस या इंटरफेस के ऊपर होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सरफेस फिनोमिना बोलेंगे। जैसे फर्स्ट हम फिनोमिना इसमें डिस्कस करेंगे एडजॉर्प्शन। फर्स्ट सरफेस फिनोमिना एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है कि सरफेस फिनोमिना है। देखो, इसको मैं डिफाइन करने से पहले एक बार इसको समझो। जैसे क्या किया कि एक कंटेनर के अंदर, ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है और इसमें कोई गैस यहाँ पे आपने फिल कर रखी है। ये कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, ये कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपको ये पता है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जैसे मैंने कह दिया, यहाँ ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल है ना, ये 0.5 ATM प्रेशर लगाते हैं, सपोज एग्जांपल के तौर पे, वैसे मैंने कंसिडर कर लिया। अब मैंने क्या करा कि इस कंटेनर में जो कि गैस भरी हुई है, इसमें मैंने एक सॉलिड डाल दिया। यहाँ पे ये मैंने एक सॉलिड डाल दिया, जैसे चारकोल डाल दिया भाई, सिलिका जेल डाल दिया हो। तो ये चारकोल क्या करेगा, चारकोल जो ये गैसेस के मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गैसेस के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। गैसेस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो ये जो चारकोल है इसकी सरफेस पे जाके ये गैसेस के मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे कुछ इस तरह से। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें आपने चारकोल डाला था, चारकोल की सरफेस पे ये सॉलिड है, इसकी सरफेस पे ये गैसेस के मॉलिक्यूल आके चिपक जाते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल इस चारकोल की सरफेस पे जाके चिपक जाएंगे, सिर्फ इसकी सरफेस पे, अंदर तक नहीं जाएंगे बल्क में। तो आप देखोगे कि इस कंटेनर के अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल कम हो गए। और अगर गैसेस के मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इस कंटेनर में गैसेस का प्रेशर 0.5 ATM से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे गैसेस के मॉलिक्यूल तो इसकी सरफेस पे चिपक गए। तो दी गैसेस मॉलिक्यूल विल बिकम लेस इन दिस कंटेनर, तो वो अब कम प्रेशर लगाएंगे। किससे कम, 0.5 ATM से कम प्रेशर लगाएंगे, यानी कि सरफेस पे गैसेस के मॉलिक्यूल जाके चिपक गए। और एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पास एक ये सॉल्यूशन है, जैसे मेरे पास एक ये सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है। और सपोज मैंने कह दिया कि इसकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मैंने कह दी भाई 0.2 मोलर है, ये इसकी कंसंट्रेशन है। अब मैंने क्या किया कि इस कंटेनर के अंदर मैंने चारकोल डाल दिया। इस कंटेनर में मैंने क्या डाल दिया, चारकोल डाल दिया। तो ये चारकोल क्या करेगा, इस एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में जो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं वो इसकी सरफेस पे जाके चिपक जाएंगे। जैसे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जो कि सोल्यूट हैं, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है जैसे, तो एसिटिक एसिड तो यहाँ पे सोल्यूट हो गया, तो एसिटिक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे जाके चिपक गए। तो जो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड के जो पार्टिकल हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। अरे सरफेस पे जाके चिपक गए, सॉल्यूशन में तो कम ही हो जाएंगे ना। तो जैसे मैंने कह दिया कि अब कंसंट्रेशन पहले 0.2 मोलर थी, जैसे अब मैंने कह दिया कि 0.18 मोलर बच गई। तो यानी कि कुछ एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में से चारकोल की सरफेस पे जाके चिपक गए और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई।
अब यहाँ जैसे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल चिपक गए, इस चारकोल पे जैसे कि गैसेस के मॉलिक्यूल जाके चिपक गए, तो हम ये कहेंगे कि जो ये गैसेस के मॉलिक्यूल है, यहाँ जो सॉल्यूट है एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल, ये चारकोल की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे तभी जाके चिपके इसके सरफेस पे। तो क्या होता है कि जिसके सरफेस पे जाके ये मॉलिक्यूल चिपक गए, जैसे यहाँ गैसेज और यहाँ एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये उस चारकोल की सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हुए किसी फोर्स से, ये उसके सरफेस पे, ये गैसेज का मॉलिक्यूल, एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल चारकोल की सरफेस पे जाके अट्रैक्ट हुए और वहीं जाके जुड़ गए। इसी को एडजॉर्प्शन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन बोलेंगे। जैसे चारकोल यहाँ पे सॉलिड यूज किया है, यहाँ सॉलिड यूज किया है, यहाँ गैस में डाल दिया, यहाँ सॉल्यूशन में डाल दिया, ऐसे ही इस चारकोल की जगह और भी दूसरे कोई सब्सटेंस हो सकते हैं। तो अब मैं इसको एडजॉर्प्शन को डिफाइन करूंगा, अगर आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गए हो तो देखिए सीखेंगे हम व्हाट इज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन होता है क्या, इसको सीखेंगे अब। तो मैं एडजॉर्प्शन को अब डिफाइन कर रहा हूँ। एडजॉर्प्शन होता क्या है? देखो एडजॉर्प्शन क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ कुछ पार्टिकल किसी दूसरे की सरफेस पे जाके अट्रैक्ट होते हैं और उसके साथ जाके चिपक जाते हैं। इस फिनोमिना को हम एडजॉर्प्शन बोलेंगे। द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग and retaining the phenomena of attracting and retaining the molecule of any substance, the molecules of any substance किसके ऊपर? ऑन द सरफेस। अब सरफेस किसकी होगी? सरफेस या तो सॉलिड की होगी या लिक्विड की होगी। गैसेस के केस में तो बताया आपको एडजॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि गैसेस आपस में क्या होते हैं? पूरी तरह मिसिबल होते हैं। तो सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज नोन एज एडजॉर्प्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन बोलेंगे। ये एडजॉर्प्शन फिनोमिना है। अब जो एडजॉर्प्शन फिनोमिना है इसमें यहाँ दो टर्म और मैं यूज करूंगा। एक तो है एडजॉर्बेट और दूसरा है इसमें एडजॉर्बेंट। अब क्या एडजॉर्बेंट होता है, क्या एडजॉर्बेट होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है जैसे इसमें एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट क्या होता है? जो सब्सटेंस सरफेस पे जाके चिपक जाता है, जैसे चारकोल की सरफेस पे जाके गैस या एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल चिपक गए थे लास्ट एग्जांपल में, तो जो मॉलिक्यूल किसी सरफेस पे जाके चिपकेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। और जिसकी सरफेस पे चिपक जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट। जो चिपक जाएंगे सरफेस पे उसको तो एडजॉर्बेट, जो जिसकी सरफेस पे ऐसा काम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट बोलेंगे। तो मैं कहूँगा एडजॉर्बेट क्या है? दिस सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स भी हम कह सकते हैं, दिस सब्सटेंसेस which adsorbed, which get adsorbed on the surface of some another substance, और ये अदर सब्सटेंस क्या है? यहाँ पे एडजॉर्बेंट है, इज नोन एज एडजॉर्बेट। दूसरा इसमें एडजॉर्बेंट है। एडजॉर्बेंट किसको बोलोगे? व्हाट इज एडजॉर्बेंट? जिसकी सरफेस पे कोई सब्सटेंस जाके एडजॉर्ब हो जाएगा उसको हम एडजॉर्बेंट बोलेंगे। जिसकी सरफेस पे जाके सब्सटेंस चिपक जाता है उसको हम एडजॉर्बेंट बोलेंगे। तो मैं कह सकता हूँ दिस सब्सटेंस
on the surface of which adsorbate get adsorbed is known as adsorbent। कुछ एडजॉर्बेंट के मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ बता रहा हूँ आपको, एडजॉर्बेंट के कुछ एग्जाम्पल, जैसे सिलिका जेल है, अच्छा जी, चारकोल है, चारकोल भी जैसे अलग अलग टाइप का है, बोन चारकोल है, या जिसमें हम एनिमल चारकोल भी बोलते हैं, तो ये बहुत अच्छे क्या हैं, एडजॉर्बेंट है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपना टॉपिक। तो एडजॉर्प्शन हो गया, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, ये हमारे पास हो जाता है। इसमें एक टर्म यूज होती है डिजॉर्प्शन। देखो क्या होता है कि मैं जैसे कह रहा हूं, ये कोई सॉलिड है भाई, इस सॉलिड की सरफेस पे ये कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं, किसी सॉलिड पे गैस के मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं, तो ये एडजॉर्प्शन फिनोमेना है। अब ये जैसे मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल अगर यहाँ से रिमूव हो जाए इस सॉलिड पे से, ये जो मॉलिक्यूल दिखा रखे हैं चार, ये तो समझाने के लिए आपको बताया है, ये जो मॉलिक्यूल दिखा रखे हैं ये गैस का मॉलिक्यूल तो यहाँ पे एडजॉर्बेट है, और ये सॉलिड क्या है, एडजॉर्बेंट। तो ये सॉलिड, इसको हम एडजॉर्बेंट बोलेंगे, और ये जो मॉलिक्यूल हैं ये एडजॉर्बेट के। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल हैं, जो एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब हैं किसी ताकत से, और अगर यहाँ से ये चले जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, तो इसको हम डिजॉर्प्शन बोलेंगे। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डिजॉर्प्शन, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम दी surface of adsorbent is called desorption। एक टर्म इसमें और यूज होती है, अकल्जन। ये अलग अलग टर्म है, डेफिनेशन है। एक इसमें टर्म है अकल्जन, एडजॉर्प्शन के लिए ही है ये अकल्जन होता क्या है, अगर आपके पास जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स आपको सबको पता है कि मेटल्स होते क्या हैं, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स की सरफेस पे मेटल हो, सिर्फ कोई कंपाउंड की बात नहीं चल रही, सिर्फ पार्टिकुलर सब्सटेंस में मेटल्स कह रहा हूँ, नॉन मेटल्स नहीं, मेटल्स की बात चल रही है। अगर मेटल्स की सरफेस पे गैसेस के मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं, एडजॉर्ब हैं, ये गैस है, गैसेस के मॉलिक्यूल, तो मेटल्स की सरफेस पे अगर गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब्ड हैं तो इसको हम अकल्जन बोलेंगे। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड, और ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, अकल्जन। यानी कि मेटल की सरफेस पे जाके गैस अगर एडजॉर्ब हो जाती है उसको हम अकल्जन बोलेंगे। तो ये अकल्जन है। डिजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है, ये कुछ बेसिक सी टर्म इसमें हमने सीखी। अब एडजॉर्प्शन को समझने के लिए मैं आपको एक आधा एग्जाम्पल और देता हूँ, ताकि आपको ये जो एडजॉर्प्शन है ये क्लियर हो जाए। देखो, एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन, तो देखो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि आपके पास रॉ शुगर है, एक आपके पास सॉल्यूशन है जैसे रॉ शुगर। देखो अगर कभी शुगर मिल में, शुगर जो इंडस्ट्री है जहाँ शुगर बनती है, शुगर किससे बनती है बेटा, शुगर केन से। जो रॉ शुगर होते हैं आप देखोगे इसका जो कलर होगा ना, येलोइश ब्राउन कलर होगा, इसका येलोइश ब्राउन कलर होता है। और जो शुगर हम चीनी जो घरों में यूज करते हैं वो कैसी होती है बेटा, वाइट, जैसे आप देखते हो।
अब जो रॉ शुगर है इसका जो येलोइश ब्राउन कलर है इसको डी कलराइज कैसे करते हैं? जो बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं शुगर फैक्ट्री में, उसमें क्या कर देते हैं कि एडजॉर्बेंट डाल देते हैं, जैसे चारकोल डाल दिया, और भी अलग अलग एडजॉर्बेंट हैं। ये एडजॉर्बेंट क्या करेगा, इस रॉ शुगर में से जो कलरिंग सब्सटेंस है, इस रॉ शुगर में से जो कलरिंग सब्सटेंस है, जो कलर है इन रॉ शुगर गेट एडजॉर्ब्ड। एडजॉर्बेंट की सरफेस पे क्या होगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, और ये जो सॉल्यूशन है कैसा हो जाएगा बेटा, कलरलेस हो जाएगा। तो यानी कि सरफेस पे जाके मॉलिक्यूल क्या हुए, सरफेस पे जाके मॉलिक्यूल किसके, कलर के, जैसे ये कलर मैंने यहाँ इसके सरफेस पे चिपका दिए, सिर्फ सरफेस में, बल्क में अंदर नहीं जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। एडजॉर्प्शन में बल्क के अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ सरफेस तक जाता है। ये जैसे आपके पास कोई एडजॉर्बेंट है, इसकी सरफेस तक ही रह जाए तो एडजॉर्प्शन है। इस सब्सटेंस के जो ये अंदर वाला पार्ट है बल्क, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये जो रॉ शुगर है कैसी होगी, कलरलेस हो गई। किसकी वजह से, इस एडजॉर्बेंट ने क्या करा, कलरिंग मैटर को अपने अंदर एडजॉर्ब कर लिया। और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखेंगे। एक कंटेनर में ना आपके पास, एक कंटेनर में आपके पास मोइस्ट एयर है, एक कंटेनर में आपके पास मोइस्ट एयर है। मतलब मोइस्ट एयर का क्या मतलब है, एयर में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो इसको मैं मोइस्ट एयर कहूँगा। तो अब अगर इसमें कोई एडजॉर्बेंट डाल दिया जाए, जैसे ये मैंने इसके अंदर एडजॉर्बेंट डाल दिया, ये एडजॉर्बेंट इसके अंदर डाल दिया भाई, तो ये एडजॉर्बेंट क्या करेगा, जो यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनको अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा। और जो ये मोइस्ट एयर है, मोइस्ट एयर कैसी हो जाएगी, बिकम्स ड्राई। यानी कि गैसेस के मॉलिक्यूल तो हैं बट सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल इसकी जाके सरफेस पे चिपक गए, तो ये एयर कैसी हो जाती है, जो ये बच गई एयर इस कंटेनर में, ये एयर कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। क्योंकि इस एडजॉर्बेंट ने वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी सरफेस पे क्या कर लिया, एडजॉर्ब कर लिया। तो ये एग्जाम्पल है वे किसके, एडजॉर्प्शन के। आई थिंक आपको एडजॉर्प्शन फिनोमेना क्लियर हो गया होगा कि एडजॉर्प्शन हम किसको बोल रहे हैं। अब हम सीखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जो होता है इसका मैकेनिज्म सीखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। तो बेटा हम मैकेनिज्म देखेंगे एडजॉर्प्शन का कि किस मैकेनिज्म से एडजॉर्प्शन फिनोमेना जो है वो होता है। देखो एक बार, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई लिक्विड है, सपोज आपके पास कोई लिक्विड है ये, और इस लिक्विड में बहुत सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये लिक्विड की हो जाती है सरफेस। अब आपके पास जो लिक्विड है, लिक्विड में सपोज आपके पास वाटर है, वाटर के अलावा और भी कोई हो सकता है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है एक कोई, तो इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को आप देखोगे, इधर भी दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल रहेगा, इसके चारों तरफ और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ये जो सेंटर में एक वाटर का मॉलिक्यूल दिखा रखा है, इस वाटर के मॉलिक्यूल को इधर भी कोई वाटर का मॉलिक्यूल खींच रहा है, इधर भी कोई पुल कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, इधर भी पुल कर रहा है, इधर भी पुल कर रहा है, और डिफरेंट डायरेक्शन में ये जो सेंटर में वाटर का मॉलिक्यूल है, इट इज़ अट्रैक्टेड इक्वली बाय द मॉलिक्यूल सराउंडिंग इट। तो हम ये कहेंगे जो ये सेंटर में वाटर का मॉलिक्यूल है, ये सेंटर में जो दिखा रखा है, तो सेंटर में जो वाटर का मॉलिक्यूल है, इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, नेट फोर्स लगेगा जीरो। क्यों जीरो है भाई, क्योंकि दिस मॉलिक्यूल इन द सेंटर इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल सराउंडिंग इट, ये हो जाता है। अब सरफेस पे बिहेवियर कुछ अलग होता है, ये तो बल्क में सारे ही मॉलिक्यूल ऐसे होंगे। मान लिया कि यहाँ कोई मॉलिक्यूल आपके पास सरफेस पे है, ये वाटर का मॉलिक्यूल कोई सरफेस पे है, और इस मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ बहुत सारे मॉलिक्यूल पुल करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अंदर की तरफ इसको मॉलिक्यूल ऐसे पुल कर रहा है, इसको यहाँ पुल कर रहा है, इसकी तरफ पुल कर रहा है, और ऊपर जो है इस लिक्विड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इसके वेपर्स होंगे।
तो आप ये कहोगे कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी लिक्विड के, ये हम +1 क्लास में भी पढ़ के आए हैं, सरफेस पे जो ये मॉलिक्यूल दिखा रखा है इसको अंदर की तरफ तो मॉलिक्यूल पुल कर रहे हैं, और यहाँ जो है ना, यहाँ मॉलिक्यूल ज़्यादा इसके वेपर्स होंगे, वो इतना पुल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका नेट इनवर्ड पुल लग रहा है या नेट इनवर्ड फोर्स लग रहा है। ये जो नेट इनवर्ड फोर्स है, ऐसे मॉलिक्यूल सारे ही जो सरफेस पे होंगे सब के सब नेट इनवर्ड फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। तो ये जो नेट इनवर्ड फोर्स है विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट एट द सरफेस, नेट इनवर्ड फोर्स के कारण या नेट इनवर्ड पुल के कारण जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे दे आर अंडर सरफेस टेंशन। तो इसी को तो हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल जो सरफेस पे हैं वो नेट इनवर्ड पुल के कारण सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होती है सरफेस के ऊपर, ये मैंने बताया आपको। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वहाँ फोर्स अनबैलेंस्ड है, क्योंकि ऐसा ही अगर ऊपर की तरफ भी इतना ही फोर्स लगा होता, जैसे इस मॉलिक्यूल पे अगर यहाँ भी ऊपर की तरफ जो मॉलिक्यूल दिखा रखे हैं यहाँ पे उतना ही फोर्स लग रहा होता जितना बल्क में अंदर ये मॉलिक्यूल लगा रहे हैं, तो इस पे नेट फोर्स 0 होता। तो ये मैं कहूँगा द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस, molecules at the surface have not the balanced force। फोर्स क्या है? बैलेंस नहीं है। किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण फोर्स बैलेंस नहीं है। तो इसको मैं रेजिडुअल फोर्स भी बोल सकता हूं। तो ये जो मैं अनबैलेंस्ड फोर्स बोल रहा हूं यहां पे बैलेंस्ड फोर्स नहीं है, तो मैं कैसा कह रहा हूं कि ऑन सरफेस अनबैलेंस्ड फोर्स आर प्रेजेंट, क्योंकि फोर्स को बैलेंस नहीं किया जा रहा। इस मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ पुल कर रहे हैं, मॉलिक्यूल ऊपर नहीं पुल कर रहे हैं, तो सरफेस पे क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स है। या इसको रेजिडुअल फोर्स भी बोलते हैं, रेजिडुअल फोर्स भी इसको बोलते हैं। तो इस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से क्या होगा कि सपोज मैं ये कह रहा हूं कि यहां ना कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज यहां कोई क्या है? गैसेस के मॉलिक्यूल हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है लिक्विड का, ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये गैसेस के मॉलिक्यूल इनको अपनी तरफ क्या करेंगे? ये मॉलिक्यूल लिक्विड का जो सरफेस पे है, इसके ऊपर जो ये गैसेस के मॉलिक्यूल है, सपोज मैंने आपको बोल दिया कि अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होता है, इसके ऊपर जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं उनको ये अपनी तरफ, ये जो मॉलिक्यूल है ये अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कितना अट्रैक्शन करेगा? ताकि ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है इसको क्या किया जाए? बैलेंस किया जाए। तो द मॉलिक्यूल्स विच इज प्रेजेंट एट द सरफेस ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स will attract the molecules of some another substance to balance the force on the surface, ताकि सरफेस पे फोर्स को बैलेंस किया जाए। ये तो जैसे लिक्विड के केस में बताया, ऐसे ही जैसे सॉलिड के केस में और देखो, सॉलिड के केस में जैसे आपके पास मेटल्स हैं भाई, मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स की सरफेस पे आप देखोगे फ्री वैलेंसी होती है। मेटल की सरफेस पे क्या होते हैं बेटा? फ्री वैलेंसीज। जैसे मैं कह रहा हूँ कि निकल है, निकल के बहुत सारे एटम्स हैं और ये आपके पास जैसे निकल्स मैंने दिखा रखे हैं। तो ये निकल देखोगे, ये जो लाइन दिखा रखी है, लाइन क्या है? लाइन रिप्रेजेंट करती है हमें फ्री वैलेंसी ऑन सरफेस। तो ये फ्री वैलेंसी क्या करेंगी? किसी दूसरे सब्सटेंस को, जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल, तो इन गैसेस के मॉलिक्यूल को ये निकल क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मैं कह रहा हूँ दी गैसेज मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस मेटल दैट इज निकल, क्योंकि निकल की सरफेस पे क्या है? फ्री वैलेंसी है। फ्री वैलेंसी होने की वजह से ही, यानी कि फोर्स अनबैलेंस्ड है यहाँ पे भी सरफेस पे, तो ये गैसेज के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए अट्रैक्शन होने की वजह से, जैसे ये निकल है और निकल की सरफेस पे गैसेज के मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे। सपोज ये निकल है, मैंने बताया निकल की सरफेस पे क्या है? फ्री वैलेंसी है। फ्री वैलेंसी होने की वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे चिपक जाते हैं। तो फिनोमेना कौन सा होगा? एडजॉर्प्शन।
तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन आप ये कह सकते हो जो एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन कब होगा, किसी भी लिक्विड या किसी सॉलिड की सरफेस पे अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं जिसकी वजह से वो किसी दूसरे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन में क्या बता सकता हूँ, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड देयर आर सम unbalanced force due to which substance कौन सा, एडजॉर्बेंट पे अनबैलेंस्ड फोर्स है, ड्यू टू विच एडजॉर्बेंट अट्रैक्ट द एडजॉर्बेट, जिसकी वजह से वो क्या करता है, एडजॉर्बेट को अपनी सरफेस पे, ये एडजॉर्बेट लिखा है भाई, अच्छे से देख लो इसको, वो मॉलिक्यूल जो एडजॉर्बेट के हैं उनको अपनी सरफेस पे क्या करेगा, एडजॉर्ब कर लेगा। ये तो हो गया मैकेनिज्म एडजॉर्प्शन का। अब ये जो टॉपिक बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि वाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, वाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। जो एडजॉर्प्शन होता है नेचर में वो एक्सोथर्मिक क्यों होता है, और एक्सोथर्मिक कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होगी वो कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब रीजन इसका देखो भाई, क्या इसका आंसर है, देखो क्या मैंने क्या कहा कि अभी आपको बताया है, जैसे कि ये कोई सॉलिड है, सॉलिड की सरफेस पे क्या होती है, ऐसे फ्री वैलेंसी होती है, और फ्री वैलेंसी जैसे ये दिखा रखी हैं, ये फ्री वैलेंसी दिखा रखी हैं, यानी कि सरफेस पे क्या है, जो ये सरफेस है इस पे अनबैलेंस्ड फोर्स है। अभी आपको इसके मैकेनिज्म में जैसे बताया, अनबैलेंस्ड फोर्स होने की वजह से ये जो एडजॉर्बेंट है, दिस इज एडजॉर्बेंट, ये जो एडजॉर्बेंट है ये अपनी सरफेस पे किसी दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मैंने कहा है कि ये कोई एडजॉर्बेंट है, इसकी सरफेस पे जैसे फ्री वैलेंसी दिखा रखी है, तो सरफेस पे क्या होता है बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स होने की वजह से जैसे इसने कोई गैस के मॉलिक्यूल या किसी लिक्विड को अपनी सरफेस तक ही सीमित रख लिया, ये जैसे क्या है, दीज आर द पार्टिकल ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट की सरफेस पे क्या हो गए, एडजॉर्ब हो गए। क्यों एडजॉर्ब हो गए, अनबैलेंस्ड फोर्स था, उस अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ही एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट की सरफेस पे, देखो सरफेस पे चिपका रखे, एडजॉर्ब हो गए। तो जब एडजॉर्बेंट की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है तो जो सरफेस एनर्जी होती है या जो रेजिडुअल फोर्स मैं कह रहा हूँ वो डिक्रीज होते हैं। और अगर मैं कह रहा हूँ कि सरफेस पे एनर्जी डिक्रीज होती है कब, एडजॉर्प्शन होने के बाद, जब एडजॉर्बेट किसी एडजॉर्बेंट की सरफेस पे चिपक जाता है तो जो सरफेस पे अनबैलेंस्ड फोर्स हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्स ना चेंज होते हैं, या अनबैलेंस्ड फोर्स बैलेंस करने की कोशिश करेगा। या ये मैं भी ये भी कह सकता हूँ कि जो सरफेस पे एनर्जी थी ना वो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और सरफेस पे अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो एनर्जी हीट की फॉर्म में निकलेगी, और अगर एनर्जी हीट की फॉर्म में निकलेगी तब ये एडजॉर्प्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक नेचर का होगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ नोट की फॉर्म में कि वाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। मैं ये कह रहा हूँ ड्यू टू एडजॉर्प्शन सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस, सरफेस पे एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो किसकी फॉर्म में रहेगी, हीट की फॉर्म में, विच अपीयर्स in the form of heat. So adsorption is exothermic in nature.
इसीलिए एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। ये है भाई। एक आपने टर्म सीखी होगी अब्जॉर्प्शन, एक तो मैंने आपको बताया है एड्जॉर्प्शन ADSORPTION, और एक आपने टर्म सीखी होगी अब्जॉर्प्शन, सुनी भी होगी ABSORPTION। अब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप सीख के आए हो। अब्जॉर्प्शन भी सुना है आपने, एड्जॉर्प्शन भी सीख क्या है। एक बार मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं ताकि आप क्लियर से इसको समझ पाओ, अच्छे से समझ पाओ। जैसे मैंने कह दिया कि एक ये कंटेनर है मेरे पास, और इस कंटेनर में गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, और इस गैसेस के मॉलिक्यूल जो कंटेनर में है, मैंने इसमें ना सिलिका डाल दिया, और सिलिका बहुत अच्छा क्या होता है, सिलिका बहुत अच्छा एडजॉर्बेंट होता है, एडजॉर्बेंट। तो मैं कह रहा हूं कि अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ये जो सिलिका है ना, अंदर जो गैसेस के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं इनको अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा। ये जो बीच वाला बड़ा सर्कल दिखा रखा है ये एडजॉर्बेंट है, और जो छोटे ब्लैक कलर के सर्कल दिखा रखे हैं दीज आर एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेट क्या हुआ, एडजॉर्बेंट की सरफेस पे एडजॉर्ब हो गया। ये तो फिनोमिना एडजॉर्प्शन है, यानी कि ऐसा फिनोमिना जहां किसी एडजॉर्बेंट की सरफेस पे एडजॉर्बेट एडजॉर्ब हो जाता है उसको हम क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन कहेंगे। अब्जॉर्प्शन सुनो भाई, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, जैसे मैं कह रहा हूं कि एक कंटेनर में यहां पे ना मोइस्ट एयर है, इस कंटेनर में मोइस्ट एयर, यानी कि वाटर वेपर्स के साथ आपके पास एयर है, और इसमें मैंने ना कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। ये जैसे एक पार्टिकल मैंने बता दिया कैल्शियम क्लोराइड का, तो इसमें जो आपके पास मोस्ट एयर थी, तो ये कैल्शियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी है, ये इसमें क्या कर रहा है कि जो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल पड़े हुए ना उसके अंदर अपने अंदर सोख लेगा। देखो मैं ये कह रहा हूं कि यहां तो जो एडजॉर्बेंट था इसने अपनी सरफेस पे एडजॉर्बेट को एडजॉर्ब कर लिया, और अगर कैल्शियम क्लोराइड की केस में देखें तो मोस्ट एयर में जब आपने कैल्शियम क्लोराइड रखा तो इसने अपनी सरफेस पे नहीं इसको एडजॉर्ब किया, इसके वाटर के मॉलिक्यूल इसके देखो अंदर तक चले गए, सरफेस पे नहीं दिखा रखे मैंने। तो जब कोई ऐसी प्रोसेस हो जिसमें किसी सब्सटेंस के पार्टिकल बल्क के अंदर तक चले जाएं तो उसको हम अब्जॉर्प्शन बोलेंगे, और ऐसा फिनोमिना जिसमें किसी सब्सटेंस के पार्टिकल सिर्फ सरफेस तक सीमित रह जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। यानी कि एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है जिसमें एडजॉर्बेट के पार्टिकल एडजॉर्बेंट की सरफेस तक ही सीमित रहेंगे, और अब्जॉर्प्शन क्या है, एक बल्क फिनोमिना है। अब्जॉर्प्शन क्या है, बल्क फिनोमिना है। जैसे इसमें देखोगे कि ये आपका कैल्शियम क्लोराइड का पार्टिकल था, इसने क्या करा, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिए क्या, ये वाटर के मॉलिक्यूल। तो अब्जॉर्प्शन में तो पार्टिकल बल्क के अंदर तक चले जाएंगे, और अगर एडजॉर्प्शन होता है तो उसमें कहाँ तक रहेंगे, सरफेस तक रहेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि जो एडजॉर्बेंट है ये डिफरेंस भी हो जाता है, इट इज सरफेस फिनोमिना, इट इज सरफेस फिनोमिना, जिसमें एडजॉर्बेट के पार्टिकल कहां तक रहेंगे, दैट इज एडजॉर्बेट इज प्रेजेंट एट सरफेस। एडजॉर्बेट के पार्टिकल कहां तक सीमित रहेंगे, सरफेस तक रहेंगे। और ये क्या है, इट इज अब्जॉर्प्शन, इट इज बल्क फिनोमिना। बल्क क्या मतलब, अंदर तक चले जाएंगे पार्टिकल। ये कैसा है, बल्क फिनोमिना, पूरे ही बल्क के अंदर, या मैं ये कहूँगा कि बल्क के अंदर तक चले जाएंगे इसमें पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल्स एंटर इनटू बल्क। जैसे दिखा रखा है कि वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर तक पेनिट्रेट हो गए तो बल्क के अंदर तक चले गए, तो ये एक बल्क फिनोमिना है, और ये क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। अब इसमें एक टर्म और यूज होती है, सोप्शन। देखो सोप्शन क्या होता है, समझेंगे इसको। और आज की ये लास्ट टर्म है, कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे
एड्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और जो ये एड्जॉर्प्शन है कितने टाइप का होता है, क्योंकि एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है। तो इसमें टर्म एक और यूज होती है सोर्प्शन। SORPTION। देखो एक तो आपने पढ़ा है एड्जॉर्प्शन ADSORPTION, और एक आपने पढ़ा है अब्जॉर्प्शन ABSORPTION। ये D है और ये B है। एड्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना, ये बल्क फिनोमिना है। तो सोर्प्शन क्या होता है, जहां एड्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों हो, जहां एड्जॉर्प्शन भी हो और अब्जॉर्प्शन भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्प्शन बोलेंगे, SORPTION। तो आप इसमें कह सकते हो, सोर्प्शन को कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन एड्जॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन फिनोमिना take place simultaneously, take place simultaneously। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब होता है, एक साथ। तो जब एड्जॉर्प्शन भी हो और अब्जॉर्प्शन भी हो, एक साथ हो, उसको हम क्या बोल लेंगे, सोर्प्शन बोल लेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि डाइज, कलर डाइज अब्जॉर्व होती हैं कॉटन फाइबर के ऊपर, डाइज गेट एड्जॉर्ब्ड एंड absorbed ABSORBED ऑन कॉटन फाइबर्स। कॉटन का जो रेशा होता है, कॉटन का जो धागा होता है, तो डाइज क्या होते हैं, कलर्ड कंपाउंड हैं, वो उसके ऊपर एड्जॉर्ब भी हो जाते हैं और अब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। आज हमने सीखा है सरफेस केमिस्ट्री क्या है, सरफेस फिनोमिना क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल आपको बताए, उसमें आपको एड्जॉर्प्शन बताया है, एड्जॉर्प्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने कराए हैं। अब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्प्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या होगा किसका, एड्जॉर्प्शन का। तो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज बाय सॉलिड्स, फैक्टर अफेक्टिंग, कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज बाय सॉलिड। एक टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, कल के लेक्चर में इसके आगे का पार्ट है। तो बहुत आसान है, अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होती हैं तो बातें, उनको अगर देखो तो बड़ी आसानी से आप समझ पाओगे कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है और मैकेनिज्म क्या होगा इसका एड्जॉर्प्शन का। एक इसमें क्वेश्चन आपको बताया जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो बेटा बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।